This shortcut, guys. Good morning. Hope you all are fine. Today we will study chapter number 4 from our English book of class 9th, In the Kingdom of Fools. कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाएं और हम उस जगह पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर वहीं पर बस जाएं, तो किस प्रकार से वो जो लोग हैं वहाँ वहाँ के, वो किस प्रकार से हमारे लिए कभी ना कभी किसी न किसी दिन मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसी एक कहानी यहाँ पर दी गई है। आपने इस कहानी को काफ़ी बार शायद हिंदी में भी सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये कहावत भी कही जाती है इस तरीके से। हम लोग अक्सर बड़ों के मुंह से सुनते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि जहाँ पर सब कुछ उल्टा चलता हो, यानी कि जैसा होना चाहिए उससे बिल्कुल विपरीत चलता हो, उसको हम अंधेर नगरी चौपट राजा कहते हैं। तो यही चैप्टर यहाँ पर इन द किंगडम ऑफ फूल्स के नाम से दिया गया है। अब हुआ यूँ कि एक किंगडम था, एक राज्य था, जहाँ पर राजा, उसके मंत्री और सब लोग जो थे वो मूर्ख थे। मूर्ख वो इस तरह के मूर्ख थे कि वहाँ पर दिन के समय लोग सोते थे, बाज़ार बंद रहता था और रात को मार्केट खुलती थी, लोग रात को अपने काम में लग जाते थे। अक्सर जो रात है वो सोने के लिए बनी है, लेकिन लोग जो है यहाँ पर रात को जागते हैं और दिन में सो जाते हैं। और अगर कोई ऐसा करने से मना करता था तो उसको मार दिया जाता था, यानी कि उसको सजा दी जाती थी। तो जैसा कहा जाता था राजा के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा, वैसा ही वो करते थे। यानी कि वो नगरी जो थी, कैसी नगरी हुई? अंधेर नगरी, यानी कि वहाँ पे सब कुछ उल्टा था। रात को मार्केट लगती थी, खुलता था सब कुछ, और दिन में सब सुनसान हो जाता था। अब एक दिन की बात है, वहाँ पर एक गुरु और उसका एक चेला आए। एक गुरु और चेला, गुरु मतलब आप जानते हैं, शिष्य मतलब डिसिपल, जिसको हम यहाँ पे इंग्लिश में कहेंगे। तो गुरु और डिसिपल वो दोनों वहाँ पर आए और वो पूरे उस किंगडम को छान मारा उन्होंने, तो कुछ भी उनको दिखा नहीं। सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ था दिन के समय। ना कोई दुकान खुली थी, ना कोई, इवन पशु पक्षी जो जानवर थे, कैटल जो थी, गाय भैंसे भेड़ बकरी, उनको भी सिखाया गया था कि दिन में आपको सोना है और रात को जागना है। वो पूरा दिन गुजर गया लेकिन उनको कोई नहीं दिखा। तो उनको लगा ये किस प्रकार का शहर है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। दोनों बहुत भूखे थे। वो हर एक दुकान पे गए लेकिन सब दुकानें बंद। अब रात होने लगी, जैसे जैसे दिन छिपने लगा दुकानें खुलने लगी। और वो, जैसे कि मैंने बताया, बहुत भूखे थे, तो वो एक दुकान पर गए, उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा। अब यहाँ पर उन्होंने जो भी चीज़ मांगी वो सब उनको एक ही दाम पे मिली। यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया गया, दुद्दू वर्ड यूज़ किया गया, दुद्दू। अब इसका मतलब है कि ये सिंगल दुद्दू, यानी कि एक ही पैसे में वो सब कुछ उनको दे दिया गया। भले उनको चावल लेना है, भले उनको केले लेने हैं, सब चीज़ों का एक ही दाम था। क्या दाम था? दुद्दू। अब ये देखकर गुरु और शिष्य दोनों बहुत खुश हो गए। आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना था कि आपको एप्पल लेना है तो भी 1 रुपये का, बनाना लेना है तो भी 1 रुपये का, सेब लेना है तो भी 1 रुपये का, गेहूँ लेना है तो भी 1 रुपये का, चावल लेना है तो भी 1 रुपये का, बिस्किट लेना है तो भी 1 रुपये का, तेल लेना है, दाल लेनी है, कुछ भी लेना है, वो सब सेम दाम पे। तो ये तो उनके लिए काफ़ी, मतलब एक अचंभित बात थी कि कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ देखकर एक बार तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएगा। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। अब उन्होंने वहाँ से जो खाना लिया था, अनाज लिया था, वो लेकर उसको पकाकर खाने लगे और उन्होंने रियलाइज़ किया कि दैट दिस वाज द किंगडम ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का राज्य है। और इसी दौरान गुरु कहने लगे कि हमें यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, ये जगह हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है, हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ देना चाहिए। लेकिन शिष्य जो था वो लालच में आ गया। उसने कहा, अरे बढ़िया, यहाँ पर पूरा दिन भीख मांगो, भिक्षा मांगेंगे, अगर हमें 1 रुपया भी मिल गया तो 1 रुपये में पूरे दिन का हमें खाना मिल सकता है, क्योंकि सब चीज़ का दाम 1 रुपया ही है। तो डिसिपल जो शिष्य था उसने गुरु की बात नहीं मानी, उसने
अपने गुरु की बात को अनसुना किया। वो बोला, भी मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, आपको जाना है तो जाओ। और गुरु जो था वो वहाँ से चला गया और जो शिष्य था वो पीछे ही रह गया। अब डिसिपल वहीं रहा और फ्री का खाना खा करके, इनके हर रोज़ उसको घी खाने को मिले, चावल दाल रोटी सब, मतलब जो भी चीज़ उसको चाहिए थी, काफ़ी सस्ती थी। तो खा खा के वो तो एक जैसे सड़क पे घूमने वाला जो सांड होता है, बुल होता है, वो कैसे एकदम हेल्दी होता है, उस प्रकार से इनकी जो स्थिति हो गई, इनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गई। एक दिन की बात है, यानी कि अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन की बात है, एक बहुत ही अमीर मर्चेंट था, एक चोर उसके घर में दीवार तोड़कर, दीवार में होल करके वो उसके घर में चोरी करने वाला था। तो दीवार जब वो तोड़ रहा था, दीवार के अंदर होल कर रहा था ताकि वो अंदर घुस के चोरी कर सके, दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो उसी समय मर गया। अब उस चोर के मरने पे चोर का जो भाई था वो राजा के दरबार में पहुंच गया, बोलने लगा कि मेरा भाई जो है वो अपना ट्रेडिशनल काम कर रहा था, यानी कि उनका जो पुश्तैनी काम क्या है, उनका चोरी करना। तो भी मेरा भाई जो है वो अपना पुश्तैनी काम चोरी करने का कर रहा था, लेकिन ये जो मर्चेंट है, ये जो व्यापारी है, इसकी दीवार इतनी ख़राब थी कि मेरे भाई के ऊपर गिर गई और वो मर गया, मुझे न्याय चाहिए। राजा जो था, राजा ने कहा ज़रूर तुमको न्याय मिलेगा, तुम चिंता मत करो। इस कारण से राजा ने उस ऑनर को, जो मालिक था उस घर का, उसको सम्मन किया, यानी कि उसको बुलाया। अब मालिक जो था वो आया, मर्चेंट। अब मर्चेंट को पूछा गया तुम्हारा नाम, तो उसने अपना नाम बताया, सब कुछ बताया। और उसने कहा कि क्या जब चोरी हो रही थी, आदमी जब तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, तब तुम घर पे थे? वो बोला हाँ मैं घर पे ही था, वो मेरे घर में दीवार तोड़कर घुस आया क्योंकि दीवार कमज़ोर थी और वो उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। तो इस तरीके से तुम मानते हो कि तुम्हारी दीवार ने उसका मर्डर किया है, तो हमें तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। अरे ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात नहीं होगी, यानी कि वो तो एक क्रिमिनल था, चोर था, उसके मरने पे भी राजा किसी को दोषी ठहरा रहा है, अजीब बात है ये तो। और इसमें कुछ मारने में उसका तो हाथ नहीं था, वो तो दीवार गिर गई, इट वॉज एन एक्सीडेंट। और राजा बोलने लगा कि तुम अपनी बात मानते हो, तुम मानते हो कि तुम्हारी दीवार कमज़ोर थी, तो इसलिए तुम्हें अब सज़ा दी जाएगी। अब जो मर्चेंट था वो सोचने लगा कि मैंने तो दीवार बनाई नहीं, ये तो उसका फॉल्ट है जिसने उस दीवार को बनाया है, तो तुम पनिशमेंट अगर दो तो उसको पनिशमेंट दो जिसने ये दीवार बनाई है। अच्छा तो ये दीवार किसने बनाई है? तो वो मर्चेंट बताता है मेरे पिताजी के समय में ये घर बनाया था, और जिस व्यक्ति ने बनाया था वो बहुत बूढ़ा हो गया, यानी कि बहुत पुराना घर है हमारा, मेरे पिताजी ने बनवाया था। तो जिस व्यक्ति ने वो बनाया था, जो मैसन था, वो बुज़ुर्ग हो गया है, मैं उसको जानता हूँ, वो नज़दीक में ही रहता है। तो राजा जो है उसको बुलाता है, हाँ भी आ जाओ। तो राजा उसको हाथ वाथ बांध के, राजा के सिपाही जो थे उसको लेकर आते हैं। क्या तुमने ही, राजा पूछता है, क्या तुमने ही इस मर्चेंट के फादर के समय पे इस घर को बनाया था? उसने कहा हाँ जी मैंने ही बनाया था, और ये दीवार गिर गई, उसमें एक आदमी मर गया है, तो इस कारण से हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे डेथ की, यानी कि तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। इससे पहले कि राजा उसको मारने का आदेश दे पाता, वो जो ब्रिक लेयर था, जो मैसन था, उसने कहा कि जी मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैंने तो दीवार बनाई थी, मैंने तो अच्छे से ही बनाई थी। मैं जब उसको बना रहा था उस समय वो जो डांसिंग गर्ल है, जो वो नाचने वाली, जो नृत्य करने वाली लड़की है, वो जी जब मैं इसको बनाता था तो वो इस गली से गुजरती थी, कभी आती थी कभी जाती थी, और उसकी एंकलेट्स का मतलब होता है पायल, उसके जो पैरों में पहनी हुई पायल थी, जब उसका साउंड मैं सुनता था तो मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता था, मेरा ध्यान भटक जाता था, और ये जब चलता रहा तो मेरा ध्यान उस तरफ रहता था। इस कारण से मैं ध्यान नहीं दे पाया कि दीवार जो है वो कैसी बन पाई है, तो शायद इसी वजह से दीवार जो है कमज़ोर रह गई है। लेकिन इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, इसमें तो वो डांसिंग गर्ल जो है, जो नृत्यकी है, जो डांस करने वाली लड़की जो है, उसकी गलती है, क्योंकि अगर वो मेरा ध्यान नहीं भटकाती तो शायद दीवार बनाने में ऐसी मिस्टेक मुझसे ना होती। अब डांसिंग गर्ल जो है वो भी बूढ़ी हो चुकी है और वो नज़दीक ही रहती है, तो राजा उसको बुलाता है, किसको? डांसिंग गर्ल को। डांसिंग गर्ल आती है, डांसिंग गर्ल को पूछा जाता है क्या जब घर बनाया जा रहा था इस मैसन के द्वारा, क्या तब तुम बार बार ऊपर नीचे मतलब आती जाती थी उस गली में से? उसने कहा जी मैं आती जाती थी, और मेरी जो पायल के जो साउंड थे वो भी, मैं पायल भी बांधती थी, तो उससे ये जो यंग मैन था ये डिस्ट्रैक्ट हुआ और इस कारण से इसने ख़राब वॉल बनाई, तो
इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने ही ऐसा किया है कि तुम अगर वहाँ से ना आती जाती तो ये खराब दीवार ना बनाता, और ये खराब दीवार ना बनाता तो दीवार गिरती ना, और गिरती ना तो इस चोर की मृत्यु ना होती, तो इस कारण से तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। इस पर वो नर्तकी कहती है, माय लॉर्ड वेट, रुकिए मेरे मालिक, आपको पता है मैं वहाँ क्यों जाती थी बार बार? क्योंकि गोल्ड स्मिथ जो सुनार था उसको मैंने कुछ ज्वेलरी दे रखी थी बनाने के लिए, और वो इतना आलसी था, वो गोल्ड स्मिथ, वो सुनार इतना आलसी था कि वो मैं जब भी लेने जाती थी तो मुझे एक्सक्यूजेज देता था कि मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। इस कारण से मैं रोज़ उसकी दुकान पे जाती थी ताकि मुझे वो मिल जाए। उसने मुझे डजन्स टाइम्स, यानी कि कई बार अपने घर के चक्कर कटवाए, अपनी दुकान के चक्कर कटवाए, और जब मैं वहाँ से जाती थी तो ब्रिकलेयर जो था, यानी कि जो मैसन था, वो मुझे देखता था और उससे दीवार बनाने में मिस्टेक हो गई। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है जी? गलती तो गोल्ड स्मिथ की है, जो सुनार है उसकी गलती है। अगर वो मुझे धक्के नहीं खिलाता, अगर मेरा काम टाइम पे कर देता तो ऑब्वियसली मुझे ना आना जाना पड़ता और ये दीवार ख़राब ना बनती और इसके नीचे आके चोर ना मरता। हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो अब किसको बुलाया जाए? गोल्ड स्मिथ को, गोल्ड स्मिथ सुनार को बुलाया जाए। वो जहाँ भी है उसे जल्द से जल्द पकड़कर यहाँ पर लाया जाए। अब गोल्ड स्मिथ की खोज की गई। वो अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था, और जब उसको पता लगा कि उसको पकड़ने आ रहे हैं तो वो छुप कर बैठा हुआ था, तो उसको पकड़ कर लाया गया। उसने कहा, जी मैं तो एक नॉर्मल सा, एक गरीब सा गोल्ड स्मिथ हूँ। हाँ, ये बात सच है कि डांसर जो थी वो मेरे पास बहुत बार आती थी अपना सामान लेने, मैं उसको एक्सक्यूज़ेस भी देता था। लेकिन एक्सक्यूज़ेस क्यों देता था वो तो सुनिए। क्योंकि मैं उसका काम प्रॉपर टाइम पे फिनिश नहीं कर पाया, इसके लिए मैं इसको एक्सक्यूज़ेस देता था। क्यों? क्योंकि मुझे एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर फिनिश करना था। एक बहुत ही अमीर व्यापारी था जिसने मुझे ऑर्डर दे रखा था। उसकी वेडिंग आ रही थी और इस कारण से, वो अमीर आदमी था, वो बहुत ही इम्पेशेंट हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब विचलित हो रहा था, और उसका कहना था कि जल्दी से जल्दी मेरे गहने बना के दो क्योंकि मेरे घर में शादी है। तो उसका ऑर्डर पूरा करने के लिए मैंने इस डांसर का ऑर्डर थोड़े समय के लिए लटका दिया। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जी। अगर वो रिच मर्चेंट मुझे फोर्स नहीं करता, मुझे ज़्यादा इतनी तेज़ी जल्दी बनाने के लिए नहीं बोलता, तो मैं पहले तो इस डांसर का ही काम करता। तो इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, उस मर्चेंट की गलती है। और ये मर्चेंट कौन है? उसे बुलाओ जल्दी। अब मर्चेंट को बुलाया गया। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर द हाउस। अब जो मर्चेंट जो था वो कौन था पता है? वो वही, जो मर्चेंट का जो नाम बताया उसने, वो वही मर्चेंट था जिसका वो घर था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, यानी कि अब देख सकते हैं आप, पहले कौन था? थीफ मरा। मरा कैसे थीफ? थीफ को मारने का जिम्मा किस पे आया? मर्चेंट पे, यानी कि मर्चेंट के बेटे पे, मर्चेंट सन। अब मर्चेंट का सन जो था उसने मारा उसको। उसने कहा भी ब्रिकलेयर जो था, यानी कि जो मैसन था, वो उसने कहा कि वो जो डांसर थी, लड़की थी, वो डांसर ने कहा किसको? गोल्ड स्मिथ को। अब गोल्ड स्मिथ ने कहा कि वो मर्चेंट था। अब मर्चेंट जो था वो इसके फादर, जो मर्चेंट जिसका घर था उसके फादर जो थे, उनके ही घर में शादी थी और उन्होंने ही कहा था कि जल्दी मुझे गहने बना के दो। यानी कि अब फल सर्कल, पूरा सर्कल घूम चुका है। देखिए, यहाँ से शुरू हुआ था और यहीं पे वापस आ गई वो कहानी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर उसको बुलाया गया मर्चेंट को। वो आया और रोने लगा। बोला, जी ये मैं नहीं था, मेरे फादर थे, इसमें मेरी तो कोई भूल नहीं है। मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था और वो तो मर चुके हैं। अब मैं तो बेगुनाह हूँ, मुझे सज़ा क्यों दे रहे हैं? लेकिन राजा ने अपने मिनिस्टर से बात की, अपने जो उसके मंत्री थे उनसे बात की। उन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये बात ठीक है कि वो तुम्हारे फादर थे और तुम्हारे फादर ही ट्रू मर्डरर हैं, सच्चे, मतलब वही एक सही मायने में मर्डरर हैं, और लेकिन वो मर चुके हैं, तो उनकी जगह पर किसी को तो पनिशमेंट देनी पड़ेगी। अब जिस प्रकार से तुमने अपने माता पिता की, फादर की हर चीज़ के ऊपर बच्चों का कब्जा होता है बाद में उनकी मौत के, उसी तरीके से उन्होंने कुछ भी क्राइम किया है तो उसके लिए भी सज़ा तो तुमको मिलनी चाहिए। अब ये सुनकर वो तो घबरा गया। अब तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। और इस प्रकार से उन्होंने, राजा ने ऑर्डर दिया कि इस मर्चेंट को फांसी पे चढ़ाने की तैयारी की जाए। अब सर्वेंट्स जो थे
वो सब तैयार करने लगे सामान, उसको कैसे फांसी पे चढ़ाना है। रस्सी वस्सी बांधी गई, सब कुछ किया गया। अब जो मर्चेंट था वो बहुत ही थिन था। कैसा था मर्चेंट? बहुत ही पतला था। अब राजा जो थे वो और मंत्री और जो एग्जीक्यूशनर था, जो जल्लाद था, वो काफ़ी घबराया हुआ था कि भाई ये लटकेगा कैसे इस रस्सी में, इस रस्सी पे लटकेगा तो इसके वजन से तो इसकी मौत होगी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही थिन था। तो राजा और सब लोग काफ़ी वरीड थे भी न्याय कैसे होगा। अब ऐसे में राजा जो था उसको किसी मंत्री ने, उन्होंने मिलकर एक मीटिंग की। तो मीटिंग के द्वारा पता लगा कि भाई इतने पतले आदमी को तो फांसी पे चढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा किया जाए इसकी जगह किसी और को, किसी हेल्दी आदमी को पकड़ा जाए जो फांसी पे चढ़ाया जा सके। राजा ने ऑर्डर दिया कि जाओ और राज्य में से ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो इस रस्सी में फिट आ जाए। और आपने देखा स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी हमने देखा था कि किस प्रकार से जो राजा का जो डिसिपल था, जो गुरु और शिष्य जो थे, वो शिष्य जो था कैसे वो खा खा के एकदम एक छुट्टे सांड की तरह एकदम फूल गया था। तो जब राजा के जो सिपाही थे जब वो ढूंढने गए तो उनकी नज़र पड़ी उस सन्यासी पे, उस शिष्य पे। उन्होंने उसको पकड़ के दरबार में पेश किया और राजा से कहा कि राजा, ये जो व्यक्ति है काफ़ी हट्टा कट्टा है और ये उस रस्सी के ऊपर, फांसी की रस्सी के ऊपर झूलने के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। तो राजा ने कहा हाँ, इसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। अब मर्चेंट की तो जान छूट गई, लेकिन वो शिष्य फंस गया। अब शिष्य जो था वो मन ही मन अपने गुरु को याद करने लगा। और गुरु जो कि बहुत ही एक दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति थे, एक सच्चे गुरु थे, उन्होंने अपने जो शिष्य की मुसीबत के बारे में जब जाना तो वो तुरंत वहाँ पहुँच गए। और जैसे ही वो आए उन्होंने डिसिपल को डांटना शुरू किया और उसके कान में कुछ फुसफुसाना शुरू किया। फिर वो राजा के पास गए और राजा से कहने लगे, हे राजा, कौन बड़ा है, गुरु या फिर डिसिपल? तो राजा बोलता है, गुरु बड़ा होता है, डिसिपल थोड़ी होता है, डिसिपल तो शिष्य होता है। तो शिष्य छोटा होता है और गुरु बड़ा होता है, राजा ने कहा। तो गुरु कहने लगे, तो फिर पहले मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए, उसके बाद मेरे डिसिपल को। सबसे पहले गुरु कहने लगे कि मुझे फांसी दी जाए, उसके बाद मेरे शिष्य को फांसी दी जाए। जब ये बात डिसिपल ने सुनी तो वो चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे पहले चढ़ाओ, तुम पहले मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, पहले मुझे चढ़ाओ फांसी पे, इसे नहीं। यानी कि शिष्य बोल रहा है पहले गुरु को नहीं, मुझे चढ़ाओ फांसी पे। अब गुरु और शिष्य जो थे वो आपस में लड़ने लगे, पहले मैं पहले मैं। अब राजा ये देखकर पजल हो गया काफ़ी, वो एकदम सरप्राइज हो गया कि ये मरने के लिए दोनों चिल्ला रहे हैं, तुम दोनों मरना क्यों चाहते हो भाई? अब जो गुरु था उसने कहा कि तुम मुझसे क्वेश्चन मत पूछो, पहले मुझे मार दो, उसके बाद बात करेंगे, पहले मुझे फटाफट फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन क्यों फांसी पे चढ़ाया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्यों मरना चाहते हो। अब गुरु जो हैं वो बोलते हैं कि तुम मुझे प्रॉमिस करो राजा कि मैं जो तुम्हें बोलने वाला हूँ उसके बाद तुम्हें सबसे पहले मुझे फांसी पे चढ़ाओगे और इस शिष्य को नहीं चढ़ाओगे। अब ये सुनकर राजा कहता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही तुम मुझे बता दोगे कि तुम क्यों मरना चाहते हो, वैसे ही मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूंगा। अब गुरु बताते हैं कि ये जो घड़ी है, ये जो समय है, ये इतनी अच्छी एक शुभ घड़ी है, एक शुभ समय माना जा रहा है कि इस समय जो मरेगा, जो भी व्यक्ति मरेगा, वो फिर से इस राज्य के राजा के रूप में जन्म लेगा। क्या? राजा कहता है, क्या बात कर रहे हो? अब राजा को चिंता हो जाती है कि अगर जो भी व्यक्ति अभी मरेगा, यानी कि अगर शिष्य या गुरु पहले मर गए, इसीलिए लड़ रहे हैं कि पहले कौन मरेगा, जो पहले इस शुभ घड़ी में मरेगा वो रीबॉर्न होगा किंग ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री के राजा के रूप में उसका जन्म होगा। अब ये सुनकर राजा ने फांसी रुकवा दी और बोला कि कल सुबह तक फांसी को रोक दिया जाए। अब अगले दिन राजा ने अपने मंत्रियों, अपने जो जल्लाद थे और सिपाही थे, उनसे कहा कि कल सुबह जो भी सबसे पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसे फांसी पर चढ़ा देना। ये देखिए लिखा हुआ है, विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जो भी तुम्हारे पास पहले आए उसको फांसी पे चढ़ा दो। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, फिर दूसरा व्यक्ति आए उसको भी फांसी पे चढ़ा देना। ये मेरे ऑर्डर है और इसमें कोई मिस्टेक मत करना। उस रात राजा जो था वो और उसका जो मंत्री था वो दोनों चुपचाप चले गए प्रिजन के अंदर, यानी कि जेल के अंदर, क्योंकि जहाँ पर जेल में गुरु और शिष्य बंद थे, उन्होंने गुरु और शिष्य को तो रिहा कर दिया, उनको छोड़ दिया
और उनके कपड़े पहनकर वो वहाँ बैठ गए। और उसके बाद जो सैनिक थे वो उनको दोनों को भेष बदला हुआ था उन्होंने गुरु और शिष्य की तरह, वो उनको ले गए और उन दोनों को टांग दिया, यानी कि दोनों को मार दिया। फिर उनकी बॉडीज जो थी वो कौवों को और गिद्धों को खिलाने के लिए फेंक दी गई। और जब उन्होंने देखा उन बॉडीज़ को फेंकने के समय कि कौन है ये, तो तब उनको रियलाइज़ हुआ ये तो राजा और मंत्री हैं। अब सिटी जो थी पूरी कंफ्यूज थी कि भी फांसी पे तो उनको चढ़ाया जाना था गुरु और शिष्य को, लेकिन फांसी पे तो राजा चढ़ गए। अब कोई भी बात किसी के समझ में नहीं आ रही है। तभी कुछ लोगों ने उस गुरु को और डिसिपल जो थे, जब वो छोड़ने की कोशिश कर रहे थे उस राज्य को, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, चुपचाप उनको पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारे राजा और मंत्री बन जाओ। यानी कि गुरु जो है वो हमारे राजा बन जाए और जो शिष्य है वो हमारे मंत्री बन जाए। दूसरे लोगों ने भी इस पर सहमति जताई और उन्होंने गुरु और शिष्य के सामने बहुत मिन्नतें की कि आप हमारे राजा और मंत्री बन जाओ। और इस पर जो गुरु था उसने कहा कि ठीक है, हम आपके राज्य को संभाल लेंगे, हम राजा बन जाएंगे, लेकिन जो भी चीज़ें हम जो भी बदलाव लॉज के अंदर लाएंगे हम, वो आपको मानना होगा। यानी कि पुरानी लॉज, यानी कि जो अंधेर नगरी वाला जो रूल्स हैं यहाँ पर कि रात को बाज़ार खुलना, सब वो सब चीज़ें अगर हम चेंज करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा। तो सब लोग इस पर अग्री कर गए और उस दिन से नाइट वुड अगेन बी नाइट, उस दिन से रात होने लगी और दिन जो था वो दिन होने लगा। यानी कि लोग दिन में काम करने लगे और रात को सोने लगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और ₹1 में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे दूसरी जगहों पे अलग अलग दाम होते हैं चीज़ों के, वैसे ही सब कुछ होने लगा। तो ये था हमारा चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।